नमस्कार, आपके साथ में रोहित कुमार। आप न्यूज फाउंडेशन पर। दिल्ली में विधानसभा के चुनाव संपन्न हो गए हैं। सुबह 7 बजे से जो वोटर्स थे वो लाइन लगा करके वहां पर वोटिंग करते जो है वोट डालते नजर आए। बड़ी बात यह है कि शाम करीब 4 बजे तक का जो आंकड़ा है वो 50% के ऊपर जा चुका है, जो कि दिल्ली के लिए एक बड़ा रिकॉर्ड है। पिछले 2 बार से वहां पर जो है बीजेपी सत्ता में आने की लगातार कोशिशें करती रही है, लेकिन वहां पर आम आदमी पार्टी का जो किला है वो इतना मजबूत है कि पिछली बार बीजेपी बहुत मुश्किल से अपना खाता खोल पाई थी और कांग्रेस के लिए पिछले बार का विधानसभा चुनाव निराशा लेकर के आया था। जब अरविंद केजरीवाल पहली बार सत्ता में आए थे तो उस वक्त भी बीजेपी ने तमाम तरह के दावे किए थे, लेकिन अरविंद केजरीवाल ने अपनी नई पार्टी बनाई और उस पार्टी ने पूरे दिल्ली में एक तरीके से कहें कि झाड़ू चलाया था और बीजेपी और कांग्रेस को सत्ता से एक तरीके से कि बाहर कर दिया, जो कि रास्ता अभी तक वहां पे नहीं बना है। चुनाव खत्म हो गए हैं, तो चुनाव खत्म होने के बाद वहां पे क्या कुछ स्थिति है। 70 सीटों पर विधानसभा के चुनाव हुए हैं। अरविंद केजरीवाल जो है मुख्यमंत्री के रेस में हैं। फिलहाल आतिशी वहां पर जो है मुख्यमंत्री बनी हुई है दिल्ली में अरविंद केजरीवाल के जेल जाने की वजह से। और क्योंकि हम बात इस पूरे वीडियो में करेंगे कि 70 सीटों पर क्या लग रहा है, कांग्रेस के लिए इस बार क्या होने वाला है, बीजेपी कहां स्टैंड कर रही है और आम आदमी पार्टी क्या हैट्रिक लगाने जा रही है। और साथ ही साथ बात करेंगे बिहार के 2 बड़े दल जदयू और लोजपा रामविलास की, क्योंकि ये दोनों दल भी जो है एनडीए का हिस्सा है। दिल्ली के अंदर में बीजेपी के साथ चुनाव लड़ रही है और दोनों एक एक सीट पर जो उनके प्रत्याशी हैं वो चुनावी मैदान में हैं। तो हमारे साथ जो है प्रदर्शन जी मौजूद हैं, जो कि आप तक जो है दिल्ली चुनाव को लेकर तब कई वीडियोस आप तक लेकर पहुंचे हैं। सबसे पहले दिल्ली की बात करते हैं, ओवरऑल दिल्ली की। तो 70 सीटों पर चुनाव जो है उस खत्म हो गया है। 8 चुनाव के नतीजे जब सामने आएंगे, लग क्या रहा, क्या कांग्रेस इस बार, क्योंकि शुरुआत कांग्रेस से करते हैं, क्या कांग्रेस इस बार अच्छी स्थिति में होगी, पिछले बार के मुकाबले खाता खुलेगा वहाँ? बिल्कुल, जो आपने बातें कही कि कांग्रेस अच्छी स्थिति में होगी, शायद नहीं। कांग्रेस के लिए जो सबसे बड़ी स्थिति है, जो अब तक लगातार हम लोग शुरू से ही, जब से वहाँ पे चुनाव की घोषणा हुई उसके बाद लगातार वहाँ पे चुनाव प्रचार में तमाम कांग्रेस के बड़े नेता आए, तो कई सीटें ऐसी रहीं जहाँ पर कांग्रेस को लेकर के ये बातें लगातार चलती रही कि कांग्रेस के द्वारा वहाँ पे कुछ बेहतर किया जा सकता है। लेकिन रोहित जी, जो तमाम चीज़ें सामने आई हैं और अब जब कि 8 फरवरी को मतगणना के बाद अंतिम निर्णय सामने आएगा, तो उसके पहले कांग्रेस को लेकर के ये आप कह सकते हैं, ये जमीनी स्थिति दिख रही है उसके अनुसार दिल्ली में लड़ाई से कांग्रेस बाहर है। दिल्ली में जो मुख्य लड़ाई है वह मुख्य लड़ाई आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के ही बीच है। अब अचानक कोई मिरेकल हो जाए, कोई चमत्कार हो जाए तो आप नहीं कह सकते हैं। जैसे नई दिल्ली की सीट पर आप ले लीजिए, जहां से अरविंद केजरीवाल स्वयं चुनाव मैदान में उतरे हैं और उनके मुकाबले संदीप दीक्षित वहां पे चुनाव मैदान में। संदीप दीक्षित शीला दीक्षित के पुत्र हैं। वही शीला दीक्षित जो कि 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार दिल्ली की मुख्यमंत्री रही और कहा गया कि दिल्ली का कायाकल्प करने, शीला दीक्षित ने दिल्ली को एक आधुनिक शहर बनाने में जिस प्रकार की अहम भूमिका शीला दीक्षित ने निभाई थी, तो उसको यह नाम आज भी लोग लेता है। जबकि उनके उलट अरविंद केजरीवाल अलग अलग सेक्टरों में काम करने का भले ही दावा करें कि हमारी सरकार पिछले वर्ष 2013 के बाद से जब वो सत्ता में आए हैं तो ये किया वो किया, लेकिन शायद शीला दीक्षित ने जो किया था वो वाला काम करने में मतलब मिटा नहीं पाए, उस लकीर के तो नहीं मिटा पाए। तो उन स्थितियों में कुछ ऐसी सीटें हैं, जैसे नई दिल्ली की सीट की मैंने चर्चा की, तो इस सीट पर माना जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल के लिए मुश्किलें खड़ी कर सकते हैं संदीप जी। लेकिन ये मुश्किलें क्या संदीप की जीत तक जाएंगी, इसे लेकर के डाउट की स्थिति बनी हुई है। इसी तरीके से जो मनीष सिसोदिया वाली सीट है, उस सीट पर भी मनीष सिसोदिया पर कई गंभीर आरोप लगे थे। हम सब ने देखा था कि वह लंबे अरसे तक जेल में रहे, उसके बाद जेल से आए हैं। और कल ही जब मनीष सिसोदिया से इन तमाम चीज़ों को लेकर पूछा गया, आज भी सुबह मतदान के दौरान जब पूछा गया, तो उन्होंने कहा था कि हम जेल से बाहर आए हैं बेल पर। अब जनता की अदालत में यह तय होना है कि हम ईमानदार हैं या नहीं। हमारे ऑनेस्टी का फैसला अब जनता की अदालत में होना है और वह फैसला 8 तारीख को आएगा। तो कांग्रेस का आपका सवाल था, तो मेरी नज़र से कांग्रेस इस मुकाबले में इसलिए नहीं है क्योंकि कांग्रेस के पास एक लीडरशिप का, जो दिल्ली में जमीनी स्तर पर शीला दीक्षित वाला जो कहेंगे कद काठी का कोई नेता नहीं था। पिछले कुछ अर्से से लगातार, जैसे लोकसभा चुनाव के बाद हम सब ने देखा कि वहाँ इंडिया गठबंधन के नाम पर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस लंबे अरसे तक एक दूसरे का साथ देने का दावा करते रही। बाद में इस चुनाव में दोनों अलग हो गए। इतना ही नहीं, एक और आप देखेंगे तो अरविंद केजरीवाल की तरफ अखिलेश यादव से लेकर के और ममता बनर्जी तक का समर्थन देखने को मिला। कांग्रेस के साथ ऐसा कुछ नहीं लड़ा। तो मेरे समझ से ये चीजें जो हैं कांग्रेस के लिए वहां पर बेहतर स्थिति नहीं है। और कांग्रेस अगर कुछ वहां पे हो जाए तो फिर ये कोई दैवीय चमत्कार हो सकता है, जमीनी स्तर पर तो ऐसा कुछ भी नहीं दिखा।
रहा क्या है। कांग्रेस सीरियस नहीं थी दिल्ली को लेकर के? शुरू के चुनाव तो होने तो पता होती है, जैसे बीजेपी आम आदमी पार्टी जिस तैयारियां करती है, क्या कांग्रेस ने दिल्ली को एक तरीके से कि ठंडे बस्ते में डाल रखा था, उसके लिए सीरियस नहीं है वो, जहाँ पे चुनाव लड़ा जा सकता हो बहुत दमखम से? जिस राज्य में या जिस मतलब जो यूटी है दिल्ली में, तो वहाँ पे जहाँ पे 3 बार उनकी सरकार रही हो, दिल्ली आज की दिल्ली उनकी बनाई दिल्ली कही जाती है, उसको लेकर इतना नॉन सीरियस क्यों है उनके बड़े नेता? आप यह कह सकते हैं कि दिल्ली में लगातार चुनाव दर चुनाव जो ये लोग हारे हैं, उसके बाद आप यह भी गौर करें रोहित कि जो कई नेता जो कि पिछले, अगर आप वर्ष 2010 के बाद से ही बात करें, जब से हम सब ने देखा कि बाबा रामदेव का आंदोलन हुआ, अन्ना आंदोलन हुआ, इंडिया अगेंस्ट करप्शन के मूवमेंट्स चले, और उसके बाद फिर वर्ष 2013 में हम सब ने अचानक से एक नई नवेली पार्टी आम आदमी पार्टी को देखा कि वह दिल्ली में अपना झाड़ू चलाने में सफल रहे। और 2015 में तो स्थिति रह गई कि कांग्रेस का सुपरा साफ हो गया था और 0 पर कांग्रेस सिमट गई थी। 3 सीटों पर बड़ी मुश्किल से भारतीय जनता पार्टी आई थी और 67 सीटों पर वहाँ पर आम आदमी पार्टी ने जीत हासिल की थी। लेकिन जीत हासिल करने के बाद और फिर उन चुनावों के बाद लोकसभा चुनाव चाहे 2014 हो, 2019 हो, इन तमाम चुनावों में कई ऐसे नेता रहे जो कांग्रेस के थे और बाद में वह दल बदल करके आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के साथ होते चले गए। आप कह सकते हैं ये वो नेता थे जिनके आधार के ऊपर वहाँ पे कांग्रेस का जनाधार बढ़ता था। तो कांग्रेस उस जो रिक्ति हुई, वो जो वैक्यूम आया, उसे फुलफिल करने में कहीं से भी सफल होते हुए पिछले वर्षों के दौरान नहीं दिखी, जिसका नतीजा रहा कि इस बार का भी आप अगर लोकसभा का चुनाव का नतीजा देखेंगे तो वहाँ पे तमाम तरीके की चीज़ें की गई कि वहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के साथ ये परेशानी है, उनको ये नेताओं में ये नहीं किया, सांसदों ने नहीं किया, टिकट काट दिया, बावजूद उसके वहाँ पे उनके नेता जीत के आए थे। तो उस जो वहाँ पे कह सकते हैं जो रिक्त स्थान हुआ था, उस रिक्ति को पूरा करने में कांग्रेस लीडरशिप सफल नहीं हुआ है। मेरे समझ से यही कारण है कि इस बार के भी चुनाव में कांग्रेस फ्रंट फुट पे नहीं खेल रही है, बल्कि बैक फुट पर अभी तक दिख रही है। तो कांग्रेस की बात हुई, कांग्रेस की ये हालत है, लेकिन अब जैसा बता रहे हैं कि मतलब कि लड़ाई आम आदमी पार्टी यानी अरविंद केजरीवाल वर्सेस बीजेपी के बीच है। बीजेपी पिछले चुनाव में, जो कि इसके पहले जो चुनाव हुआ 2020 में, उस चुनाव में बीजेपी बस 3 सीट लेके आई। मतलब पिछले बार ये कह रही थी कि सत्ता में आएंगे, तमाम चीज़ें हुई। अरविंद केजरीवाल की लहर दिखी वहाँ पे, उस वक्त प्रशांत किशोर उनके साथ थे, उनकी टीम का हिस्सा थे। तो अरविंद केजरीवाल क्या इस बार भी उस तिलिस्म को बरकरार रख पाएंगे जितने आरोप उनके पार्टी के ऊपर लगा के, हालांकि उनकी पार्टी या वो खुद कहते रहे कि बीजेपी जानबूझ के कर रही है उनके साथ में, बावजूद इसके क्या वो अपने वोटरों को दिल्ली को ये समझाने में कामयाब हो पाएंगे इस बार कि नहीं उनके ऊपर जो आरोप लगे वो बेबुनियाद है? दिल्ली का भला तो अरविंद केजरीवाल ही कर सकते हैं और बीजेपी कहीं अभी भी रेस में नहीं है उनके मुकाबले। दिल्ली में जो लगातार पिछले कुछ महीनों से चुनाव को लेकर सरगर्मियाँ जब बढ़ी, उस वक्त से ही लगातार हमारे भी वहाँ जो रिपोर्टर्स थे उन्होंने भी कई रिपोर्ट्स वहाँ से भेजी, हम लोगों ने भी वहाँ पे जिन लोगों से बात की, लगातार नेताओं की चर्चा हुई। तो दिल्ली को लेकर के एक बात बड़ी खास तौर पे कही जाती है कि दिल्ली में जो भारतीय जनता पार्टी है उसके साथ भी दिक्कत यह है कि वह वहाँ पे केवल और केवल नरेंद्र मोदी के चेहरे के सहारे है। दिल्ली में पिछले आप अगर चुनावों को देखेंगे तो उन चुनावों में चाहे किरण बेदी हों, चाहे वहाँ पे अलग अलग नेताओं को सामने लाया गया, लेकिन वे कोई भी ऐसे नेता नहीं रहे जो अरविंद केजरीवाल की छवि की तरह अपना कद बढ़ा पाए हैं। नतीजा रहा है कि इस बार भी अरविंद केजरीवाल ने एक बड़ा सवाल पूछा था कि भारतीय जनता पार्टी की ओर से आखिर मुख्यमंत्री पद का चेहरा कौन है, और यह इस सवाल का जवाब नहीं दे पाना भारतीय जनता पार्टी के लिए कह सकते हैं कि घाटे का सौदा भी साबित हुआ है। कई जगहों पे ये सवाल देखने को मिला। इतना ही नहीं, कई ऐसी सीटें रही हैं जिन सीटों पर कि भारतीय जनता पार्टी ने जिन लोगों को उम्मीदवार बनाया उनके दल बदल की चीज़ें सामने आई, जिन पर कुछ दिनों पूर्व तक यह गंभीर आरोप लगे तो उन्होंने यह किया वह किया, वह आज हंसी खुशी भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। तो इन चीज़ों को लेकर आप कह सकते हैं कि अरविंद केजरीवाल की पार्टी वहाँ पे आम लोगों। दूसरी बात एक और आपको बताएं कि जैसा माना जाता है कि चाहे अरविंद केजरीवाल हों, मनीष सिसोदिया हों या फिर उनके दल के कई अन्य नेता हों, इन सबको भ्रष्टाचार के जिन आरोपों को लेकर के जेल में भेजा गया और उसके बाद अदालत ने बेल दे दिया, और बेल ही नहीं दिया बल्कि कई मौकों पर जांच एजेंसियों पर बड़ी सख्त टिप्पणी की कि आपकी जो जांच प्रक्रिया है वो हमारे सामने अगर रेगुलर हियरिंग में आए तो एक दिन भी ये चीज तर्क नहीं टिक पाएगा। तो इन सबको आप कह सकते हैं कि यह अरविंद केजरीवाल के लिए एक बेनिफिट वाला सौदा रहा है और इसका असर हम चुनाव पर देख सकते हैं। कई ऐसे जो तमाम एजेंसियां हैं जो जिन्होंने अभी तक सर्वे किए हैं, तमाम चीज़ें की है, उसके अनुसार यह माना जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल का पलड़ा भारी है
और पलड़ा भारी होने के पीछे जो कुछ कारण है रोहित, अगर हम उनके ऊपर आए तो जैसे देखिए कि दिल्ली में बिजली पानी मुफ्त देने की जो योजना थी, हम देखेंगे कि अरविंद केजरीवाल ने जिससे शुरुआत किया था आज से 10 साल पहले, आज देश के कई राज्यों ने उसे अडॉप्ट कर लिया है। इसी तरीके से अरविंद केजरीवाल का एक बड़ा दावा रहा है कि हमने सरकारी विद्यालयों में शिक्षा में गुणवत्तापूर्ण सुधार किए हैं, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना हो या शिक्षा की गुणवत्ता की क्वालिटी के ऊपर ध्यान देना हो। तो दोनों दिशाओं में यह काम हुआ है। माना जा रहा है कि इसका भी एक बड़ा जो वर्ग फायदेमंद हुआ है वह वो वर्ग है जिस वर्ग को कि आम जो कहते हैं बिल्कुल आम आदमी है, और वही आम आदमी पार्टी के लिए वोट कर सकता है। तीसरी स्थिति है कि आप देखेंगे कि दिल्ली में जो समीकरण है वोटों का, तो कहते हैं कि दिल्ली किसी एक की नहीं है, यानी कि दिल्ली में देश भर के लोग आके बसे पले हैं, और देश भर के लोग ही नहीं बल्कि अगर दिल्ली के इतिहास को आप देखेंगे तो जब से दिल्ली पर अलग अलग बाहर के लोग आक्रांत आए, उन्होंने हमले किए, वहाँ पे रहे, फिर उनके वंशजों आज बढ़ते रहे हैं, तो इसमें कई ऐसे लोग रहे जिनकी एक बड़ी संख्या रही है। और उनमें से एक बड़ा वर्ग जो कि भाजपा के उग्र हिंदुत्व को नहीं मानता है, वह वर्ग जो अपने लिए एक सुरक्षित पनाहगाह तलाश रहा है, उसमें आम आदमी पार्टी उनके लिए सबसे बेहतर जगह है। और वो लोग अगर उनको वोट करते हैं तो उनका वोट परसेंटेज संभव है कि आम आदमी पार्टी को इस बार भी सत्ता में ले आए, और भारतीय जनता पार्टी शायद फिर से दिल्ली में निराश हो। यानी कि 2014 में भले ही नरेंद्र मोदी सरकार बना के दिल्ली की सत्ता पे काबिज है, लेकिन दिल्ली सरकार की सत्ता पे काबिज होने का जो सपना है शायद इस बार भी अधूरा रह जाए। तो मतलब पिछले बार मतलब 3 पे आई बीजेपी, इस बार कितना फिगर आप देख पा रहे हैं 70 में? आम आदमी पार्टी का क्या जो ग्राफ था उसी पे वो कांस्टेंट रहेंगे, या मतलब उसमें मतलब चीजें घटेंगी, सीटें घटेंगी? जी नहीं, इस बार आप यह भी देख सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में बड़े शानदार प्रदर्शन की ओर बढ़ सकती है। इसका एक बड़ा कारण है कि आम आदमी पार्टी जिन दावों और वादों को कर करके पिछले 10 वर्षों से वहां से सत्ता में थी, शायद वह वादे और दावे एक वर्ग के लिए यह लगते हैं कि यह छलावा साबित हुआ, और इस छलावे से दूर आने की आवश्यकता है। दिल्ली का एक मतदाता वर्ग यह भी है जो यह मानता है कि दिल्ली में अगर सत्ता परिवर्तन न हो तो दिल्ली का विकास कुंद हो जा रहा है, और इसके पीछे केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच की तनातनी है। तो संभव है इस तमाम कारणों से दिल्ली में कई ऐसी सीटें हैं जहां पर इस बार आम आदमी पार्टी को हार का सामना करना पड़े, और उन स्थितियों में आम आदमी पार्टी इस बार बमुश्किल सरकार बना ले, 40 से 50 के बीच में उनका फिगर तो आ जाए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी एक बड़े स्तर पर इस बार जीत करते हुए दिख सकती है, और उनका आंकड़ा इस बार दहाई ही नहीं बल्कि कह सकते हैं कि 2 दर्जन सीटों के आसपास हुआ एक जा सकती। चलिए, बीजेपी, आम आदमी पार्टी, कांग्रेस की बात हुई। अब हम इस वीडियो के अगले सेगमेंट में चलते हैं जब एनडीए की बात करते हैं, क्योंकि बिहार के 2 दल जो हैं, चिराग पासवान ने झारखंड में कमाल किया, वो चुनाव जीत गए, और जदयू भी चुनाव वहाँ पे जीतती है इस बार, क्योंकि ये दोनों दल भी लड़ रहे हैं चुनाव में, और एक तरीके सांकेतिक तौर पर कहीं एनडीए में उनको एक सीट दी गई है। मान जिस बात से नाराज में थे कि उनकी पूछ होती नहीं है चिराग पासवान को, और जदयू की पूछ है एनडीए के अंदर है। बुराड़ी सीट और देवली सीट, मतलब चिराग पासवान लड़ रहे हैं एक सीट से, एनडीए की तरफ से उनकी पार्टी लड़ रही है, और दूसरी तरफ से नीतीश कुमार की जदयू जो है बुराड़ी सीट पर लड़ रही है। बुराड़ी में नीतीश कुमार का परफॉर्मेंस बहुत बेहतर नहीं रहा है, मतलब जब भी वो चुनाव लड़े वो हारते ही है। इस बार क्या देख पा रहे हैं जब वोटिंग खत्म हो गई है, नीतीश कुमार के लिए वहाँ से क्या फीडबैक है और चिराग के लिए क्या फीडबैक है? सबसे पहले हम लोग बुराड़ी सीट की अगर बात कर लें तो बुराड़ी की जो सीट है, यह सीट अपने आप में इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इस सीट पर अगर आप देखेंगे तो आम आदमी पार्टी से जो 3 बार के वहाँ पे विजेता उनके विधायक रहे हैं संजीव झा, उनका नाता भी बिहार से है। वे बिहार के मधुबनी से हैं, ब्राह्मण जाति से आते हैं, और साथ ही साथ दिल्ली में आम आदमी पार्टी को कुछ सीटों पर बिल्कुल शानदार प्रदर्शन करके जिताने वाला जो सेहरा बांधे हैं, उसमें संजीव झा का नाम बुराड़ी में रहा है। दूसरी ओर जिन शैलेंद्र कुमार को, जो कि जनता दल यूनाइटेड के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष भी हैं, उनको इस बार नीतीश कुमार की पार्टी ने टिकट दिया, तो उनकी जीत की जो संभावनाएं हैं उसके लिए वहां कुछ समीकरणों के आधार पर ही इनकी जीत हो सकती है। हालांकि जो जमीनी दावे किए जा रहे हैं उसमें वो समीकरण शायद शैलेंद्र कुमार के पक्ष में न जाए। इसके अगर हम कारणों पर आए रोहित, तो आप देखिए कि जेडीयू ने जिन्हें शैलेंद्र कुमार को टिकट दिया है वहाँ पे ये कुर्मी जाति से आते हैं,
और जो बुराड़ी विधानसभा सीट है, यहाँ पे अगर आप मतदाताओं के जातीय ग्राफ को देखेंगे तो ये काफी अहम है। दिल्ली की ये कुछ उन सीटों में है जहाँ जाति के आधार पर राजनीति का खेल बिहार वाला ही होता है। तो बुराड़ी की सीट पे जो मतदाता हैं जिनकी संख्या 4,20,000 से ज्यादा बताई जाती है, और उन मतदाताओं में से सर्वाधिक मतदाता जिनकी संख्या करीब 40% के आसपास है, वह ब्राह्मण कम्युनिटी से माने जाते हैं। और यह में भी बड़ा जो तबका है वह उत्तर बिहार जो खास करके है, मधुबनी, दरभंगा, जो उनकी संख्या एक बड़ी संख्या है। बाद में पूर्वांचल के इलाके से भी आते हैं, झारखंड से भी। तो हमारे यहाँ कहते हैं ना कि जो जाति है वो एक ऐसी चीज है जो जाति ही नहीं, आप जाति मानिए नहीं मानिए, लेकिन आपकी जाति जाएगी नहीं। तो उसी कारण से वहाँ पे जो ब्राह्मण मतदाता वर्ग है उनके लिए संजीव झा उनके एक सिंबॉलिक चेहरे भी बन चुके हैं। तो संजीव झा के साथ में यह एक प्लस पॉइंट है कि उनको एक बड़ा वर्ग मतदान कर सकता है। दूसरी ओर वहाँ पे कांग्रेस की ओर से मंगेश त्यागी उम्मीदवार हैं। मंगेश त्यागी वर्ग के मतदाता हैं, और त्यागी वह वर्ग है जिन्हें, जैसे बिहार में जिन्हें भूमिहार कहा जाता है, खासकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के इलाकों में त्यागी जो वर्ग है वह भूमिहारों का ही एक वर्ग माना जाता है। तो त्यागियों की भी वहाँ अच्छी खासी संख्या है, और माना जाता है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश से बड़ी संख्या में लोगों ने दिल्ली जो शिफ्ट किया, उसमें बुराड़ी क्षेत्र में आज से कई दशक पहले उन लोगों ने अपना घर बनाया, वो लोग पीढ़ीगत रूप से वहाँ हो गए, तो उनकी एक अच्छी खासी संख्या है। तो इस बार चूंकि मंगेश त्यागी वहाँ से कांग्रेस के कैंडिडेट हैं, तो यह माना जा रहा है कि मंगेश त्यागियों के एक बड़े वोट बैंक को अपनी ओर आकर्षित कर सकते हैं। और जैसा मैंने कहा ना कि जाति नहीं है, तो उसमें मंगेश त्यागी के साथ भी वही फायदा हो सकता है। कांग्रेस को जिन कुछ सीटों पर उम्मीद है, उसमें एक बुराड़ी की सीट वह मानते हैं कि यहाँ अगर त्यागी मतदाता एकजुट होकर के, और साथ ही साथ जैसे जो मुसलमान हैं, दलित हैं, उनका एक बड़ा वोट बैंक उनके साथ आता है, तो मंगेश त्यागी यहाँ करिश्मा कर सकते हैं। तो यह स्थिति कांग्रेस के लिए वहां है, और यह शैलेंद्र कुमार के लिए है, साथ ही संजीव झा के लिए है। आपको हम पिछले चुनाव की बात बताएं कि पिछले चुनाव में शैलेंद्र कुमार जो है जदयू के, वह उस दौरान भी यहाँ से उम्मीदवार थे, और तब यह 88,000 वोटों से चुनाव हार गए थे। कोई विधानसभा का चुनाव कोई कैंडिडेट 88,000 मतों के अंतर से हार जाए तो एक बड़ी हार होती है। और दिल्ली की यह वह कुछ सीटों में थी जहां की सबसे ज्यादा वोटों से हारने का रिकॉर्ड शैलेंद्र कुमार ने बनाया था। इसके पीछे तभी यही कारण माना गया था कि जो वहां पर वोटों का जातीय वर्गीकरण होता है, उसमें शैलेंद्र कुमार कहीं से फिट नहीं बैठते थे। तो अगर इस बार भी वही वाली स्थिति रही और झाड़ू उसी दिशा में चले, तब तो शैलेंद्र कुमार के लिए 100% मुश्किलें हैं। और संजीव झा को लेकर के इसी कारण से दिया जा रहा है कि अगर आप रखिएगा तो संजीव झा टॉप पे हैं, और शैलेंद्र कुमार जो हैं वह उनके मुकाबले पिछड़े हुए हैं। और शायद जब 8 तारीख को मतगणना हो तो उसमें कुछ ऐसा ही देखने को मिल जाए, तो कोई अजूबा वाली स्थिति नहीं है। लेकिन यहाँ पे ये ध्यान रखने की बात है कि 2015 में भी इसी तरीके से नीतीश कुमार की पार्टी का जो वहाँ खाता नहीं खुला था, और 20 में भी जदयू का खाता दिल्ली में नहीं खुला। और अगर इस बार जो एकमात्र सीट बुराड़ी पे नीतीश की पार्टी लड़ रही है और वहाँ भी यही स्थिति रहती है, तो अपने आप में यह नीतीश कुमार के लिए एक बड़ा झटका होगा कि बिहार से बाहर अपने दल को विस्तार देने के लिए नीतीश कुमार जो लगातार प्रयासरत हैं, उसमें बुराड़ी में उनकी एक बड़ी रणनीतिक हार होगी कि शैलेंद्र कुमार को उम्मीदवार बनाने के बाद भी वह वहाँ पे उन्हें जीत दिलाने में सफल नहीं हो पाए। और यहाँ यह भी ध्यान रखने की बात है कि खुद प्रधानमंत्री और जेपी नड्डा जो भाजपा के अध्यक्ष हैं, उन्होंने बुराड़ी में चुनाव प्रचार किया, लेकिन नीतीश कुमार वहां चुनाव प्रचार करने नहीं गए थे। तो ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो यह माना गया कि नीतीश इसलिए नहीं गए कि शायद उन्हें भी डर लग रहा है। तो अब फैसला क्या होगा अंतिम, यह तो 8 तारीख को पता लगेगा। लेकिन माना जा रहा है कि बुराड़ी में जो पलड़ा भारी है वह आम आदमी पार्टी के संजीव झा का पलड़ा भारी है, और वहां पे शैलेंद्र कुमार इस मुकाबले में नंबर 2 रहे, 3 रहे, जहां पे ठीक है। चलिए, तो ये बुराड़ी सीट की बात कर ली हमने। बुराड़ी जो कि बिहार, जहाँ पे बिहार यूपी के लोग बड़ी संख्या में हैं, और जैसा प्रदर्शन यह कहना है कि वहाँ पर आम आदमी पार्टी को अभी भी एज है, जो उनके विधायक है वही फिर से वहाँ पर जो है जीत सकते हैं, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। कांग्रेस नंबर 2 पे रह सकती है और जदयू रेस में लगभग नहीं है, ये कहना है। अब चलिए, क्योंकि बुराड़ी की बात कर ली तो हम उसके बाद बात करते हैं देवली सीट की। और देवली सीट इसलिए खास है कि चिराग पासवान जो है एनडीए के साथ ये तीसरा राज्य कह लीजिए जहाँ पर चुनाव लड़ रहे हैं झारखंड के बाद में, और वहाँ पर चिराग पासवान की लोजपा रामविलास जो है वो चुनाव लड़ रही है। वहाँ क्या फीडबैक है, क्या वहाँ पर आम आदमी पार्टी, कांग्रेस या चिराग, भारी कौन दूसरे पर है? चिराग को लेकर के एक बातें कही जाती है ना कि चिराग के हाथ में चमत्कार है, और हम सब ने वह 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान भी देखा
जब एनडीए ने एक बड़ा कह सकते हैं दाव खेलते हुए चिराग को एक दो नहीं बल्कि जितने समकक्ष थे, चाहे वह जदयू हो, चाहे वह उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी हो, चाहे जीतन राम मांझी की पार्टी हो, उन सब के मुकाबले अगर देखेंगे तो कहीं ज़्यादा बिहार में दिया था और नतीजा भी चिराग के पक्ष में ही आया था और शानदार यहाँ पे लोकसभा चुनाव में सारी सीटें जीत गए। इसके बाद जब झारखंड में चुनाव हुए तो एकमात्र सीट उन्हें दी गई थी और उस एकमात्र सीट पर भी चिराग पासवान के कैंडिडेट ने शानदार सफलता हासिल की थी। तो बिहार से बाहर भी उनके दल का विस्तार हुआ और उसके बाद चिराग लगातार देश स्तर पर खुद को दलितों के एक बड़े चेहरे के तौर पे पेश करते रहे हैं और एनडीए भी चाहती है कि राष्ट्रीय स्तर पर दलितों के बीच में एक ऐसे चेहरे को लेकर वह चाहे तो उसमें युवा जो चेहरा है चिराग पासवान उनको भुनाने में सफलता मिलती है। तो इसी के कारण माना गया कि इस बार देवली जो सीट थी वहां पे चिराग पासवान को वह सीट दी गई और देवली से दीपक तंवर को चिराग पासवान ने लोजपा रामविलास के उम्मीदवार के तौर पे वहां प्रत्याशी बनाया। तो चिराग के हाथों में जो चमत्कार बिहार और झारखंड में हुआ वह देवली में होगा या नहीं, उसके लिए भी अगर हम कुछ समीकरणों पर जाएं तो यहाँ पे जो अभी तक स्थिति थी पिछले चुनावों पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ से प्रकाश जरवाल आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट हुआ करते थे। उन्होंने पिछला चुनाव 40,000 से ज्यादा वोटों से जीता, लेकिन उसके बाद प्रकाश जरवाल के ऊपर कई आरोप लगे। आरोपों के कारण ही कहा गया कि इस बार उनका टिकट अरविंद केजरीवाल ने काट दिया और अपने सिटिंग एमएलए का टिकट काट करके उन्होंने प्रेम कुमार चौहान को यहाँ पे आम आदमी पार्टी का उम्मीदवार बनाया। प्रेम कुमार चौहान यहाँ पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं, युवा चेहरे हैं, वह भी दलित है, चूंकि ये देवली सीट है वह सुरक्षित सीट है। तो इस सुरक्षित सीट पर जहां आम आदमी पार्टी ने प्रेम कुमार चौहान को अपने सिटिंग एमएलए प्रकाश जरवाल का टिकट काट के दिया, वहीं प्रकाश जरवाल इससे नाराज हुए और उन्होंने यहां पे निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर ही चुनाव मैदान में उतर करके और आम आदमी पार्टी की मुश्किलें बढ़ाने की ठान ली। अब वो चुनाव भी लड़े और चुनाव में वो अच्छा खासा अपने लिए वोट लाने का दावा कर रहे हैं। यहाँ पे लोजपा रामविलास ने जिन दीपक तंवर को वोट उम्मीदवार बनाया है, इनकी पहचान रही है कि यह हाल के दिनों तक, यानी कि जिस दिन इनको टिकट लोजपा रामविलास से दिया गया था उसके एक दिन पहले तक आप कह सकते हैं कि यह भारतीय जनता पार्टी के नेता थे। बगल में ही अंबेडकर नगर की सीट है, देवली के ठीक बगल में, दोनों सीमाई सीट है। तो देवली से ठीक बगल में अंबेडकर नगर में इनकी अच्छी खासी सक्रियता रही है। चूंकि दलित हैं यह भी, तो देवली के इलाके में भी यह लगातार जो SC ST वर्ग के कई कार्यक्रम होते रहे हैं उनमें आते जाते रहे थे और देवली की सीट पर दीपक तंवर को लोजपा रामविलास के कैंडिडेट के तौर पर पेश किया गया। माना गया कि यह भारतीय जनता पार्टी की ही एक रणनीति का हिस्सा रहा कि सिंबल आपका नेता हमारा, तो नेता भाजपा के रह गए और सिंबल रामविलास पासवान के पुत्र जो है चिराग पासवान, उनकी पार्टी लोजपा रामविलास का हो गया। तो उनके शिरकत पर दीपक तंवर चुनाव में उतरे हैं। अब यहाँ जैसा हमने शुरू में ही आप सबको बताया कि वहाँ आम आदमी पार्टी ने इस बार प्रेम कुमार चौहान को वोट दिया है और प्रकाश जरवाल वहाँ पर 2 बार के विधायक रहे हैं। तो प्रकाश जरवाल उस पूरे देवली के इलाके में माने जाते हैं कि वहाँ आम आदमी पार्टी का एक बड़ा चेहरा थे। उन पर आरोप लगे, तो आरोपों के बाद भी वह अपने आप को आप नेता के तौर पर हाल के दिनों तक पेश करते रहे थे, लेकिन टिकट नहीं मिलने से नाराज हो गए। तो उसके बाद बागी तेवर अपना करके चुनाव मैदान में उतर गए। तो आखिर वह वोट किसका काटेंगे? वोट तो वह आम आदमी पार्टी का ही काटेंगे। तो आम आदमी पार्टी का जब प्रकाश जरवाल वोट काटेंगे और पिछले चुनाव में वो 92,000 से ज्यादा वोट लाए थे, निकटतम जो प्रतिद्वंदी भारतीय जनता पार्टी के वहां पे थे वो केवल 50,000 वोट लाए थे, तो 40,000 से ज्यादा वोटों से जीत हासिल किए थे ये। तो इसमें इस बार अगर वही स्थिति बनी तो प्रकाश जरवाल अगर वहां आम आदमी पार्टी का वोट काटने में सफल रहते हैं, और वह सफल होने भी चाहिए क्योंकि 2 बार के वो वहां पे सिटिंग एमएलए थे, तो उन स्थितियों में प्रेम कुमार चौहान जो आम आदमी पार्टी के नेता हैं उनकी मुश्किलें बढ़ सकती है और वोटों का बंटवारा होगा। और वोटों के इसी बंटवारे में जो वोट पिछली बार करीब 50,000 भाजपा के कैंडिडेट वहां पे अरविंद कुमार थे वो लाए थे, वह वोट इस बार अगर दीपक तंवर को गया है तो दीपक तंवर वहां पे चिराग पासवान के लिए चमत्कारिक जीत हासिल कर सकते हैं। और यही कारण है कि देवली सीट को लेकर के यह माना जा रहा है कि वहां पे मुकाबला काफी कांटे का होना है और कांटे के मुकाबले में त्रिकोणीय मुकाबला में, और उसमें दीपक तंवर, प्रेम कुमार चौहान और प्रकाश जरवाल, ये तीनों एक दूसरे के खिलाफ काफी जोर आजमाइश में दिख रहे हैं। संभव है कि वहां पे इस कांटे के मुकाबले में कुछ ऐसा जो निर्णय आए, चुनाव परिणाम आए, उस चुनाव परिणाम में आपको झटका भी लग सकता है
और उस स्थितियों में चिराग का जो हेलीकॉप्टर है वहां पे उड़ उड़ान भर सकता सकता है। है। तो देखिए ये पूरी कहानी दिल्ली विधानसभा चुनाव खत्म होने के बाद हम लेकर के आए आपके लिए। 70 सीटें हैं वहाँ पर, 2 बार से आम आदमी पार्टी वहाँ पे सत्ता में है। बीजेपी अपने दम पर कभी भी नहीं आ पाई वहाँ पर, आना चाहती है, लगातार जोड़ आजमाइश की बात हो रही है। बीजेपी के अपने दावे हैं कि सत्ता में वो आएगी। आम आदमी पार्टी निश्चिंत है कि जनता के साथ को उन्होंने जो चीज़ें दी हैं, जो सुविधाएं दी, जो योजनाएं, जो काम किया है, उस दम पर वो तीसरी बार वहाँ पे आ रहे हैं। कांग्रेस रेस से बाहर है इस बार भी। तो दिल्ली में बीजेपी का कमल खिलेगा जरूर, लेकिन सत्ता में वो आते आते रह जाएंगे। अरविंद केजरीवाल वहाँ पे सरकार बनाएंगे, मुख्यमंत्री फिर से वो बनने वाले हैं। चिराग पासवान के लिए वहाँ पे अच्छी खबर आ सकती है और जदयू के लिए वहाँ से निराशा वाली खबर जो है वो आएगी, ये तय माना जा रहा है। तो फिलहाल इस चर्चा में इतना ही। 8 तारीख को जब ईवीएम खुलेंगे, जब वोटों की गिनती शुरू होगी सुबह 8 बजे से, तो आपको बताएंगे कि वहाँ पे क्या क्या चल रहा है। और जो देवली और जो बुरारी सीट है वहाँ पर बिहार की 2 बड़े चेहरे क्या कमाल करते हैं, उस पर भी हमारी नजर बनी रहेगी। फिलहाल इतना ही देखते हैं न्यूज़ फॉर नेशन। नमस्कार। अरे चाचा तो तूने बात कर लिया फिर से।